नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज ये हमारा पहला टॉपिक है अधिनियम 1919। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022-23 और इससे भी पहले जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने इसके साथ ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आरपीसी 2017, 18, 22 के जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो। मैं इस प्रकार इस नोट्स में ऐड किए हैं। तो मैं ये 2022-23 का जो पेपर हुआ था उसी आधार पर ये नोट्स तैयार किए हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि ये आप देख सकते हो ये पूरा 2000 अधिनियम 1919 का पूरा टॉपिक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो मैंने तैयार किए हैं, ये खुद मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप ये देख सकते हो। तो आपको मैं पूरा प्रयास है कि आपको पूरा सिलेबस करवाने की मैं पूरी कोशिश करूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो यूट्यूब ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आपको मैं ये टॉपिक करवा सकता हूँ। तो ये खुद मैंने हाथ से नोट्स बनाए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 2022-23 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैंने हाथ से लिखे हैं। तो आप देख सकते हो जो अधिनियम है दो अधिनियम 1919 और 1935, इन दोनों अधिनियम से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था तो किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। तो ये हम 2000 अधिनियम 1919 ही पढ़ रहे हैं। तो इसके जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इन जो ये क्वेश्चन हैं इसी आधार पर पूरे नोट्स बनाए हैं। और अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिनियम 1919 ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की। और 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया तो वो कौन सा अधिनियम था। और 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या पूछी गई। और 7वां क्वेश्चन है कि अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये हमारे क्वेश्चन 2022-23 में पूछे गए हैं। तो इसी आधार पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसे भी याद करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार डीप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1919 है। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम की बात की जाए तो इसमें उद्देशिका थी, 47 धाराएं थी, 2 अनुसूचियाँ थी। और इस समय भारत सचिव थे मोंटेग्यू और वाइस राय थे चेम्सफोर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत सचिव कौन था उस समय, मोंटेग्यू था और वाइस राय चेम्सफोर्ड था। और उस समय जो अधिनियम बना था भारत शासन अधिनियम 1919, उसका तात्कालिक कारण भी हमें ध्यान में रखना है कि 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट ही अधिनियम 1919 का तात्कालिक कारण था। और भारत सचिव आप ये देख सकते हो, भारत सचिव मोंटेग्यू भारत कब आया था, नवंबर 1917 में भारत आया था। और उसने यहाँ भारत में आकर एक समिति का गठन किया। उस समिति के सदस्य कौन कौन थे वो भी ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हो भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, विलियम ड्यूक। तो मोंटेग्यू भारत सचिव थे और ये नवंबर 1917 में भारत आए और भारत आकर एक समिति का गठन किया। उस समिति में ये 3 सदस्य थे, भूपेंद्र नाथ,
चार्ल्स रॉबर्ट और विलियम ड्यूक, ये ध्यान में रखना है। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 बना। तो आप ये देख सकते हो। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 2022 में कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। 2022 आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो प्रांतों की बात की जा रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारा है 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन का जनक कौन था। तो लियोनिस कार्टिस है, ये द्वैत शासन का जनक था, आपको ये ध्यान रखना है। और 1919 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। तो ये बात 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसमें लिखा गया था कि भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा प्रशासन में और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। ब्रिटेन में स्थापित भारतीय संस्थाओं में परिवर्तन किया गया। तो ब्रिटेन में 2 भारतीय संस्थाओं की स्थापना की गई, उसमें परिवर्तन किया गया। तो उसमें पहली संस्था है भारत परिषद। तो भारत परिषद में कैसे परिवर्तन किया गया, तो इसमें सदस्य संख्या 8 से 12 की गई। तो इसमें सदस्यों की संख्या पहले 8 थी और उसको बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई, जिसमें भारतीय जो सदस्य थे वो 2 के स्थान पर सदस्य 3 किए गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय जो सदस्य थे उसकी संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की गई और जो भारत परिषद था उसका कार्यकाल भी बढ़ा कम कर दिया गया, 7 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया। और भारत राज्य सचिव व उसके विभाग को वेतन अंग्रेजी राज्य से मिलना तय किया गया। तो भारत राज्य सचिव और उसका जो पूरा विभाग था उसको वेतन अंग्रेजी राज्य से देना तय किया गया था। और दूसरा जो संस्था थी भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर। तो इंडियन हाई कमिश्नर की नियुक्ति की 5 वर्ष के लिए की जाती थी। तो आप ये देख सकते हो भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी। और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों एवं भारत से संबंधित लेन देन की देखभाल करता था। तो जो हाई कमिश्नर का कार्य था वो क्या था, ब्रिटेन में ये कार्य करता था भारतीय छात्रों एवं भारत से संबंधित लेन देन की देखभाल करना भारतीय उच्चायुक्त का कार्य था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1920 में की गई थी, लेकिन वह कौन था, तो वह एक ब्रिटिश था। और इसके बाद जो भी हाई कमिश्नर बने भारतीय उच्चायुक्त में वो सभी भारतीय ही थे। तो पहला हाई कमिश्नर कौन था, ब्रिटिश था। और इसके बाद सभी हाई कमिश्नर भारतीय थे और इन हाई कमिश्नर को जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजकोष से दिया जाता था। और नेक्स्ट हमारा है अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हो दोस्तों 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना कब की गई थी। तो अधिनियम 1919 के तहत की गई। और ये क्वेश्चन 2017-2018 में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसे ध्यान में रखना है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसमें 2 सदन थे, राज्य परिषद और एक था दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो पहला है राज्य परिषद, अब इसे हमें देख लेते हैं। तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, ये उच्च सदन था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि राज्य परिषद नाम न देकर काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया जाता है कि उच्च सदन का नाम बताइए। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। इसमें 60 सदस्य थे, 60 में से 33 सदस्य निर्वाचित होते थे
और 27 सदस्य मनोनीत होते थे। और जो 27 सदस्य मनोनीत होते थे उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि 17 तो सरकारी सदस्य थे और 10 गैर सरकारी सदस्य थे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। और अब इसमें आप देख सकते हो कि राज्य परिषद में मताधिकार की योग्यता क्या थी। तो किसे वोट देने का अधिकार दिया गया? जो 10,000 से 20,000 रुपये तक आय करदाता था, जो इनकम टैक्स पे करता था, और 750 रुपये से 5,000 रुपये तक भूमि कर अदा करता था। और नगर पालिकाओं या जिला बोर्डों के प्रधान व उप प्रधान, विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य। तो इस प्रकार मताधिकार की योग्यता थी। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार इन लोगों को दिया गया जो आयकर दाता, भूमि कर दाता और नगर पालिका जिला बोर्डों के प्रधान, उप प्रधान, विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्य को। और ये आप देख सकते हो इसमें ये जो 33 निर्वाचित सदस्य थे उसमें साधारण 16 थे और यानी सामान्य, और 11 मुसलमान, 3 यूरोपियन, 2 सांप्रदायिक और 1 सिख। इस प्रकार आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई बार ये भी पूछा जाता है। और ये वोट देने का अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया कि वोट देने का अधिकार किसे दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन थे और पूछा गया कि निम्न में से किसे वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता रखने वाले थे उन्हीं को अधिनियम 1919 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया था। और नेक्स्ट हमारा जो संस्था है केंद्रीय विधानसभा, इसे निम्न सदन कहा गया। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। निम्न सदन के बारे में पूछा जा चुका है और कार्यकाल के बारे में पूछा जा चुका है। और इसकी जो सदस्य थे केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य और 41 सदस्य मनोनीत थे। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो मनोनीत सदस्य थे इनमें सरकारी सदस्य 26 थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 15 सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो ये RPSC 2022 लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और इसमें मताधिकार की जो योग्यता थी वो थी 2 से 5,000 रुपये तक आय करदाता हो, 50 से 150 रुपये भूमि करदाता हो और 180 रुपये मकान किराए का भुगतान करने वाला हो, तो वो ही क्या है, वोट दे सकता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि आपको किस अनुच्छेद के तहत वोट देने का अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगला हमारा बिंदु है कि अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मताधिकार प्रदान किया गया। तो अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। और नेक्स्ट हमारा बिंदु कि राज्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अलेक्जेंडर मूडीमैन था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायसराय को यानी राज्य परिषद को बुलाने, स्थगित तथा भंग करने का अधिकार था। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राज्य परिषद को भंग करने का, स्थगित करने का अधिकार किसे था, तो वायसराय को था। नेक्स्ट हमारा है कि विधायिका अधिनियम 1919 के कानून का संशोधन नहीं कर सकती थी। तो विधायिका है वो 1919 का जो अधिनियम था उसके कानून का संशोधन नहीं कर सकती थी। कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। तो विधायिका अधिनियम 1919 के कानून का संशोधन नहीं कर सकती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो कानून बनाती थी उससे पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट बिंदु है हमारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी। कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में, अगर
वैकेंसी जब भी होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि केंद्रीकरण की नीति समाप्त कर दी गई और प्रांतों को पहली बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार दिया गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्रीकरण की जो नीति थी उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पहली बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। और नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना भी विकेंद्रीकरण व प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने वाला था। तो प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायी शासन था उसकी स्थापना की गई। तो विकेंद्रीकरण व प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने वाला था प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। तो इसी के तहत एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके प्रथम चांसलर कौन थे। तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे वो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर थे। तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो नरेंद्र मंडल का सुझाव किसने दिया? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव दिया था। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1921 दिल्ली में हुई थी। और इसके सदस्यों की बात की जाए तो 121 सदस्य थे। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि 1921 और 121 इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसके प्रधान कौन थे? तो इसके प्रधान वायसराय थे और प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह थे। और ये नरेंद्र मंडल था, ये एक परामर्शदात्री सभा थी। ये हमारा नरेंद्र मंडल है, आप इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है अधिनियम 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई। तो अधिनियम 1919 के तहत। और अधिनियम 1919 में मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% किया गया। और नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिनियम 1919 के तहत विस्तार किया गया था। पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। पंजाब में सिखों को, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष प्रांतों में यूरोपियनों को, और यहाँ पर प्रांतों में तो ये यहाँ पर होगा 2 प्रांतों में एंग्लो इंडियनों को दिया गया, 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय ईसाइयों को 4 ऑप्शन देकर पूछा गया कि इनमें से किसको पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्या हुआ, अधिनियम 1919 के तहत शक्ति का भी विभाजन किया गया, जो विषय थे उसे भी बांट दिए गए, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। तो केंद्रीय सूची यानी इसे संघ सूची भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में कितने विषय थे। तो ये पीटीआई में पूछा गया है, फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो केंद्रीय सूची में 47 विषय थे और प्रांतीय सूची में 51 विषय थे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, ये बैंकिंग एवं इंश्योरेंस किस विषय के तहत अंतर्गत आता है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो केंद्रीय सूची यानी संघ सूची के विषय थे विदेश, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक ऋण, बैंक, मुद्रा, रेल, डाक, तार, सीमा शुल्क, बीमा, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। और प्रांतीय सूची में 51 विषय थे। इसमें थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक, चिकित्सा, भूमिकर, अकाल सहायता, सहकारिता, जंगल, सिंचाई और कृषि। और नेक्स्ट है प्रांतीय विधानमंडल। जो प्रांतीय विधानमंडल थी उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जब विस्तार किया गया तो इसमें मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, मद्रासी, गैर ब्राह्मणों को संप्रदाय के आधार पर स्थान दिया गया। और मताधिकार की जो योग्यता थी वो आपको पता है, संपत्ति के आधार पर मताधिकार की योग्यता, वोट देने का अधिकार दिया गया। और फिर ये प्रांतों में द्वैत शासन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन लगा था इस बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरकी कहा जाता है। तो 9 प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और प्रांतीय विषय थे 51।
और आरक्षित विषयों की बात की जाए तो 29 विषय थे और हस्तांतरित विषय 22 थे। तो आरक्षित विषय 29 थे। शांति व्यवस्था एवं देश की राजनीतिक स्थिरता से संबंधित विषय आरक्षित विषय की श्रेणी में आते थे, जिसमें भूमि कर, वित्त, प्रशासन, अकाल राहत, शांति व्यवस्था, पुलिस, बिक्री कर, सिंचाई, विद्युत, उद्योग, प्रेस और न्याय। तो ये तो हमारे आगे आरक्षित विषय में। और अब बात करते हैं हस्तांतरित विषय। ये विकास कार्यों से संबंधित विषय इसमें आते थे। स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सफाई, शिक्षा, उद्योग और कृषि। तो ये मैंने यहाँ पर नोट भी लगाया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, ये ध्यान में रखना है कि 8 प्रांतों में तो 1 अप्रैल 1921 से द्वैत शासन लागू किया गया। तो पहले 8 प्रांतों में लागू किया गया। तो वो 8 प्रांत कौन कौन से थे? असम, बंगाल और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। इन 8 प्रांतों में पहले 1 अप्रैल 1921 से द्वैत शासन लागू कर दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, 1932 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी द्वैत शासन को लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कुल 9 प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। और ये नेक्स्ट हमारा कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था 1937 तक चलती रही। सभी राज्यों में ये व्यवस्था असफल रही। तो 1937 तक ये प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था चलती रही, लेकिन ये अंततः क्या हुआ, ये व्यवस्था असफल ही रही थी। और नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि प्रांतीय स्तर पर 2% आबादी को मताधिकार दिया गया। तो ये प्रांतीय स्तर की बात की जा रही है, यहाँ पर 2% आबादी को क्या दिया गया, मताधिकार दिया गया था। अधिनियम 1919 को निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा किसने दी? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम 1919 को निराशाजनक तथा असंतोषप्रद की संज्ञा दी थी। और बिना सूरज का सवेरा अधिनियम 1919 को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कुछ फैक्ट और है इसमें। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसका गठन 1926 में किया गया था। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन 1926 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा बिंदु है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो अधिनियम 1919 के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का गठन। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टैनले बाल्डविन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साइमन कमीशन का गठन, तो ये भारत आते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब? साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन ने उस समय गठन किया था इसका। और जो साइमन कमीशन का आधार था वो अधिनियम 1919 समीक्षा करने के लिए, अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाँ, ये बात भी ध्यान, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। और नेक्स्ट हमारा है अधिनियम 1919 में देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात भी करता है। तो द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात किस अधिनियम के तहत की गई? तो अधिनियम 1919 के तहत। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं अगला वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं और जो पिछले 2022-23 में एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर मैं ये नोट्स बनाए हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।